कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आगे आ जाओ, बहुत पीछे नहीं बैठो। आपका है ना? अच्छा, है इसी में। ठीक ठीक। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज की क्लास चली हुई थी हमारी। तो पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज में हमने क्या सीखा हुआ था, या अभी तक हम लोग पर्यावरण पढ़े थे, क्या सीखे थे? आपको कंटेंट याद है? सभी लोग क्लास में थे ना? थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट रिकॉल करते हैं। रिकॉल में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में याद करते हैं। तो कुछ याद आ रहा है टॉपिक तो बताइए, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बोलिए। पॉल्यूशन से ही शुरू करते हैं। पॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे? वाटर पॉल्यूशन में कौन सा टर्म पढ़े हुए थे? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। दूसरा पॉइंट उसमें क्या पढ़े थे? गुड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? डिजॉल्व ऑक्सीजन। एयर पॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, एल्गी ब्लूम। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? आ जाओ, एयर पॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे? या रुक जाओ, वाटर जल जनित बीमारियों में हम लोग किस किस रसायन से कौन कौन सी बीमारियां पढ़े थे? फ्लोराइड पढ़े थे। फ्लोराइड से कौन समस्या होती है? दूसरा, हाँ, नासी संलक्षण। दूसरा क्या था? आर्सेनिक से क्या क्या समस्याएं होती हैं? क्या होता है? आर्सेनिक से ब्लैक फूड होता है, और फ्लोराइड की कमी से दांत झड़ते हैं, दांत गिरते हैं और हड्डी कमजोर होती है, और क्या है? कुबड़ापन भी पाया जाता है। और क्या पढ़े थे जल प्रदूषण में? ठीक। आगे वायु प्रदूषण में क्या पढ़े थे हम? क्या चीज बेटा? वायु प्रदूषण में हम लोग पढ़े हुए थे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आप पहले सर आपको पढ़ा चुके हैं, AQI। और हम लोग क्या पढ़े थे वायु प्रदूषण में? इसके अलावा प्राथमिक प्रदूषक और, बोलो बेटा, आगे आ जाओ, तुम लोग यहां आ जाओ। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, यहां आओ। भूल गए? बोलो, रिकॉल करो। द्वितीयक प्रदूषक। और हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, स्मोक, जो कि स्मोक, हाँ, प्लस फॉग से बना था। और हम लोग क्या पढ़े थे एयर पॉल्यूशन में इसके साथ? और हाँ, अम्ल वर्षा, एसिड रैन। गुड। एसिड रन, ये हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक। इसके बाद हम लोग और क्या चीज पढ़े थे पॉल्यूशन में? नहीं, पॉल्यूशन में उसको मत था। रेडियो धर्मिता पढ़े थे। रेडियो धर्मिता में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, भोपाल गैस त्रासदी पढ़े थे। किस किस गैस से हुआ था? गुड, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और चेरनोबिल की घटना, चेरनोबिल की घटना, ये हम लोग पढ़े हुए थे। साथ में और कौन सा पॉल्यूशन हम लोग पढ़े हुए थे? हाँ, तमाम प्रकार के जो है, इसके साथ हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पढ़े हुए थे। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पढ़े थे। मृदा प्रदूषण पढ़े थे, इत्यादि को हमने फोकस किया था। इतना हो गया पॉल्यूशन में। ठीक। आगे चले थे हम
प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में हमने क्या सीखा था? हरित गृह प्रभाव। उसके पहले क्या पढ़ा हुआ था? ओजोन रिक्तीकरण। ओजोन रिक्तीकरण। ओजोन रिक्तीकरण में हमने क्या सीखा था? कैसे O3 जो है O2 प्लस O में टूटता है ना? और ये समताप मंडल में रहता है तो कैसे पृथ्वी की सुरक्षा करता है। ठीक, ओजोन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें कौन कौन सी गैसें हम पढ़े थे हरित गृह प्रभाव में? एक दो बताओ, बोलो। हाँ हाँ, साथ में मीथेन हो गया, ये सब गैसेस क्या है? हाँ, ठीक है। तो 6 प्रकार की गैसें भी पढ़े हुए थे। ये हरित गृह प्रभाव हो गया। और इसके पहले जो पढ़े हुए थे वो बायोडायवर्सिटी से था। ठीक, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर रहेगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन और संगठन। ठीक है ना? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसके लिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए बेटा एक पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं। इसमें बेटा है इन्वायरमेंटल समिट। इन्वायरमेंटल समिट दिख रहा है इसमें? हाँ, बट शो नहीं कर रहा है इसमें। हाँ हाँ, रुक जाता। शो नहीं कर रहा है क्या बेटा? हाँ, चलो। एक मिनट रुक जाओ।
आपको एनवायरमेंटल समिट बताया जा रहा है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से ये सम्मेलन हुए हैं अलग अलग जगह में और अलग अलग नाम से। ठीक है, तो इन सम्मेलनों को का एक चार्ट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इस सम्मेलन का चार्ट आप तैयार करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या खास हुआ था सम्मेलन में और कहां आयोजित किया गया था। उसको आप ध्यान में रखेंगे, उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए चार्ट से क्या होगा, आपको एक साथ सम्मेलन समझने में आसानी हो जाएगी, जिसके बाद आप चीजों को दिमाग में बैठा पाएंगे। किसके आ जाएगा? इलेवन नाम से है, इसमें 11 दिख रहा है बेटा। 11 जो सम्मिट दिखा है, कहां पे, कहां बेटा, इस साइड में नहीं, केवल 11 है, केवल 11 है। केवल 11 नाम से है, नहीं दिखा। 11, चलिए एक नजर देखिए, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखा नहीं है, केवल 11। आप देखिए फटाफट, चलिए देखते रहिए। जैसे 14 लिखा है ना बेटा, इस तरह केवल 11 है इसमें। थोड़ा सा देखिए तो जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए नहीं मिल रहा है, छोड़िए इसको। 8
चलिए, यहां तो अभी नहीं दिखा रैंडमली, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, छोड़िए, मिला नहीं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन है बेटा, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इससे संबंधित सम्मेलन है, हाँ छोड़िए, जाने दीजिए, इतना नहीं करना है। गूगल की बात नहीं है बेटा, सेव किया था मैं एक हेडर नाम से। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। बाद में आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, अभी काफी समय लग गया। एक चार्ट आपको दिखाना चाहता था जिसमें क्या था, सारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन एक जगह थे। वो एक तरह से आपका क्या था, फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट में जैसे जैसे 1972 सम्मेलन बढ़ते गए क्रमशः वर्ष दर वर्ष, उस सम्मेलन में क्या किया गया, उस फ्लो चार्ट से आपको दिखाया गया कौन कौन सम्मेलन हो रहे हैं। अभी पीडीएफ मुझे नहीं मिला, मैं बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा या कल के लेक्चर में दिखा दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन इस क्लास में पढ़ते हैं। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संगठन है उसको हम पढ़ेंगे, जो प्रमुख जो है कानून बनाए गए हैं उसको पढ़ेंगे, और भी जो पुरस्कार वगैरह है पर्यावरण संबंधित उसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो जलवायु परिवर्तन से जो संबंधित सम्मेलन है उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं 1972 में हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत जलवायु पे, पर्यावरण पे मानव के प्रभाव का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। तो इस तरीके से एक पहला सम्मिलित प्रयास या पहला एक अच्छा प्रयास पर्यावरण की दिशा में किया गया। ठीक है, इस तरीके से हम लगभग 15-20 सम्मेलन अभी पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। लिखिए इसमें, यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर केंद्रित पहला सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में आयोजित हुआ। वर्ष 1972 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा स्वीकार की गई, जिसे पर्यावरण सुरक्षा पर पहला घोषणा पत्र कहा गया। इसे वैश्विक पर्यावरण का
मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया। साथ ही इस सम्मेलन में पर्यावरण प्रबंधन निकाय की स्थापना का भी निर्णय लिया गया, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नाम दिया गया। यूएनईपी लिख दीजिएगा। यूएनईपी दिया गया, लिखिए। अभी जलवायु परिवर्तन पे पहला सम्मेलन कौन सा आपका था, नाम बताइए, कौन सा था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1972। ठीक है, कहां आयोजन हुआ? हाँ, ठीक है। और इसे क्या क्या उपमा दी गई सम्मेलन को? बोलिए। हाँ, साथ में इसके बाद इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या हुआ, इसके तहत गठित हुआ। और नेक्स्ट आप लिख लीजिए दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? हाँ, गुड, आईपीसीसी, शाबाश, आईपीसीसी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है? अंतर सरकारी। अंतर सरकारी का मतलब क्या होता है बेटा, बताएंगे? हाँ, गुड, क्या है? हाँ, विभिन्न देशों, आपका भी है बेटा, यूपीएससी का है। धूप से आ रही हो? अभी ठीक है? ये धूप से आ रही, लाल लग रहा है एकदम से। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि कई देशों की सरकार मिलकर जो कार्य करती है, वो इंटर गवर्नमेंटल होगा। लिखिए, आईपीसीसी की स्थापना वर्ष 1988 में 1988 विश्व मौसम विज्ञान संगठन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ की गई, WMO और UNEP के साथ की गई
अब इसका बेटा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, आईपीसीसी का उद्देश्य क्या था? पहली बात तो इसकी स्थापना दो संगठनों के मिलने से हुई है। पहला क्या है? डब्ल्यूएमओ, दूसरा क्या है? यूएनपी। डब्ल्यूएमओ का मतलब क्या है? वैश्विक मौसम संगठन, और ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके मिलने से हुई, और इसका उद्देश्य था कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसको हम कैसे कम करें। देखिए इसका उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि का अध्ययन करना और अध्ययन करने के लिए एक सरकारी तंत्र स्थापित करना, एक सरकारी तंत्र की स्थापना करना। अब आईपीसीसी का कार्य क्या है? आईपीसीसी का कार्य क्या है? इसमें लिखिए, इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, संयुक्त राष्ट्र कार्य, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट तैयार करना है, नामक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट तैयार करना है। हो गया बेटा? हो गया? आप लोग बेटा, आप पहली बार आ रही हैं क्या मेरी क्लास में? आप थी? हाँ, कल थी? कल नहीं थी। आप भी कल नहीं थी ना? कहाँ चली? अच्छा, एक दिन परसों ठीक है, कल क्यों नहीं? थक जाते हैं, थकान छूट जाता है तो उसका वीडियो कहाँ समझ में आता है। सही बात है कि नहीं? वीडियो से नहीं समझ आता। आप बेटा, अच्छा आप तो थी, आप तो थी, सॉरी, कल इसलिए नहीं। चलिए बेटा, इस तरीके से हमने देखा, किस दो संगठन को पढ़ा हमने? पहला कौन सा था? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। दूसरा कौन था? आईपीसीसी। अब हमारा तीसरा सम्मेलन रहेगा पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। नोट करो, नेक्स्ट सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन। हो गया? पृथ्वी सम्मेलन या पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यह सम्मेलन जो था बेटा, यूएनईपी के जो सम्मेलन हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना? मतलब 20 साल पूरा होने पे देखा गया कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है क्या कमियां हैं उसको दूर किया जाए, हम टारगेट को पा रहे हैं कि नहीं। तो लिखिए, इस सम्मेलन का आयोजन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी शॉर्ट में लिख लीजिएगा, द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन, द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन
की 20वीं वर्षगांठ 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, इसका मतलब ये कि उपलक्ष्य में 1992 में मनाया गया, 1992 में मनाया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में जगह है बेटा, में मनाया गया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मनाया गया। अब ये बताइए, जो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ में 1992 में मनाया गया, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन तब कब मनाया गया? इसके 20 साल पहले या 20 साल बाद? पहले, यानी मतलब वर्ष क्या रहा होगा? 1972। पहला वाला सम्मेलन यही लिखाया था ना, 1972। तो 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, उसके 20वीं वर्षगांठ, जैसे आप लोग एनिवर्सरी या बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करते हो कहीं ना कहीं, तो उसके 20वीं वर्षगांठ में ये मनाया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। देखिए इस सम्मेलन में देखा गया कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत थ्री सिस्टर प्लान लाया गया। थ्री सिस्टर प्लान क्या है? थ्री सिस्टर प्लान आप लोग किए हैं ना? नहीं, जिसमें जो क्रमशः, बोलते देख लीजिएगा, जो क्रमशः यूएन एफसीसीसी, यूएन सीबीडी और यूएन सीसीडी हैं। हो गया बेटा? ये जो 3 प्लान आया, ध्यान सुनिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों को कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं? बोलो सब लोग, थ्री सिस्टर प्लान। ये सम्मेलन कब आया? किस सम्मेलन के दौरान? चलो इधर देखो, उसको करने दो। क्या हुआ? दिक्कत? लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है? यहां बैठ जाओ थोड़ा सा, ठीक, आगे बैठ जाओ, हवा लगेगा, आगे बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करें। ये जो थ्री सिस्टर प्लान है वो किसके अंतर्गत आया है? मेन बोलिए, इधर देखो, बोलो बेटा। पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? अब पृथ्वी सम्मेलन किसकी 20वीं वर्षगांठ पे हुआ? ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन की समीक्षा थी 20 साल बाद, जिसमें थ्री सिस्टर प्लान आया। पहला सिस्टर कौन सी थी? दूसरी, तीसरी। जो पहला सिस्टर प्लान था वो एक तरह से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे था। दूसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पे था। तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कमबैक टू डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोकने का सम्मेलन था। मतलब ये सम्मेलन आपका मरुस्थल से था, ये सम्मेलन आपका जैव विविधता से था, और ये जो है संगठन
आपका जलवायु परिवर्तन से। कहा गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए केवल उस पर काम करेंगे तो नहीं होगा, उसको व्यापक रूप में काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जैव विविधता और मरुस्थल को भी बढ़ने से रोकना पड़ेगा, तभी जलवायु परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। तो इन थ्री सिस्टर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बराबर सबसे हॉट टॉपिक है, इससे खूब क्वेश्चन आता है, मतलब पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन से आता है। इसमें पहला हेडिंग डाल लो यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी। पेज बदल दें क्या? पहला है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हो गया? यह जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, जो कि रियो, या एक ही नाम है बेटा, रियो या पृथ्वी सम्मेलन के दौरान सामने आया था। और इसके अंतर्गत वैश्विक तापन को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, उत्सर्जन को क्या करना, कम करना, जिसके तहत मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करना शामिल है, जिसके तहत मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करना शामिल है। हो गया? जिसके तहत मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करना शामिल है। दूसरा लिख लो बेटा, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यह सम्मेलन जीव जंतुओं, उनकी प्रजातियों, उनके जीन्स के संरक्षण से संबंधित है। हो गया?
लिखी हो पूरा। नेक्स्ट, यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है ना। इस सम्मेलन में क्या कहा गया बेटा? सम्मेलन में ये कहा गया कि हमारे यहाँ मर्सरीकरण बढ़ रहा है और मर्सरीकरण को हमें रोकना है। ये पूरी जो पृथ्वी है धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगी। और ये मर्सरीकरण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मृदा का अपरदन हो रहा है। मृदा का अपरदन हो रहा है, साथ में मर्सरीकरण बढ़ने का कारण है कि क्या है, हम वृक्षों को काट दे रहे हैं और रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। वृक्षों को जब काट दे रहे हैं तो क्या है, जड़ें जो होती हैं वो मृदा को पकड़ती हैं। और अगर वहां पे बारिश हो रही है, बारिश है, तो जड़ें क्या है, पानी सोखेंगी। तो पानी सोखेंगी तो उनमें नमी रहेगी और पत्तियां भी गिरेंगी। तो ये जड़ें पत्तियों के माध्यम से, ह्यूमस के माध्यम से मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का संगठन अच्छा रहता है। जब बारिश नहीं होगी तो उनको पानी नहीं मिलेगा, जड़ें सूखी रहेंगी तो मिट्टी को अच्छे से बांधेंगे नहीं और हवा उसको उड़ाती ले जाएगी। उड़ा उड़ा के उसको क्या करेगी, धीरे धीरे मिट्टी का उड़ा के ले जाके फिर बालू में कन्वर्ट करेगी। होता जाएगा बालू में, जब बारिश नहीं होगी तो बालू में उसका कण बिखरने लगेगा। साथ में आप जो है रसायन डालते हैं, उससे भी मृदा की उर्वरता शक्ति कम होती है। जब कम हो जाती है, उत्पादन नहीं होता, आप छोड़ देते हैं, बंजर बन जाती है। फिर वो बंजर मिट्टी भी रेत में कन्वर्ट होती है। तो उसको रोकने का प्रयास करना है। रोकने के प्रयास के तहत पहला काम, अभी तो बारिश ला नहीं सकते, आर्टिफिशियल रेन करेंगे महंगा पड़ेगा। आप क्या करिए कि रसायन डालना छोड़ दीजिए खेतों में, जिससे उत्पादकता के लालच में आप उसको क्या है, बंजर मत बनाइए। जैसे होता है सब्जी में आजकल आता है कि इंजेक्शन लगा दो तो इतनी छोटी है तो सुबह खाने लायक हो जाएगी। भैंस वगैरह को, गाय को इंजेक्शन लगा के लोग दूध निकालते हैं, तो वो सब नहीं करना है। समझ रहे हैं? मतलब आपको रसायन का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ऑर्गेनिक खेती करनी है। फिर उसके साथ क्या करना है कि आप मृदा की जांच कराइए, सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसकी कमी है उसको डालिए। ठीक, उसके साथ आप क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे बारिश का पैटर्न सब सही होगा तो मिट्टी ठीक हो जाएगी, नहीं तो बालू का रेट बढ़ता चला जाएगा। लिखिए, इस सम्मेलन के अंतर्गत, एकदम सर में सर सटा के बैठ जाओ, चलो वहां दिखता है। इसलिए डर गए। आप लोग देखे हैं कि नहीं इस तरह का? क्यों, आप लोग देखे हैं कि नहीं इंजेक्शन वगैरह सब लगाते हैं? हाँ, ये सब लेकिन खतरनाक होता है। लेकिन यह सम्मेलन, इससे बेटा आ गया क्वेश्चन मेंस में भी आया है ना, अभी हो रहा है, इससे संबंधित नहीं है। लिखिए, यह सम्मेलन मरुस्थलीकरण को बढ़ने से, यह सम्मेलन मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए आयोजित किया गया। इसमें इसमें अनेक प्रकार से बाध्यकारी कार्य योजना के रूप में इसको लाया गया। यह सम्मेलन भागीदारी, साझेदारी, भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, भागीदारी, साझेदारी और विकेंद्रीकरण पे आधारित है, पे आधारित है। ठीक है ना।
और इसी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो मैंने बताया था आपको बेटा अभी यहाँ पे, ये पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही तो आया था ना ये वाला, ये सब अच्छा प्रीवियस पेज पे था। ये जो सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत ही तो आया था, ठीक है ना। तो इसमें एक टर्म यूज हुआ था एजेंडा 21, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है इसको भी जान लीजिए, जो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आया था। लिखिए एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 यह सतत विकास से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक बाध्यकारी कार्य योजना है, एक बाध्यकारी कार्य योजना है। हो गया बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन के दौरान आया, बताएंगी? बात कर रही थी, आप बताएंगी? आप उसका जवाब दे रही थी। आप एजेंडा 21 कब आया? 1972। अच्छा, कौन सम्मेलन था 1972 में? कब आया एजेंडा 21? एजेंडा 21 कब सामने आया? ध्यान भटक गया। एजेंडा 21 मैंने बेटा आपको ये बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसी के दौरान आया। उसी के दौरान थ्री सिस्टर प्लान आया। फिर से ब्रीफ में ध्यान देना, जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 कुछ और नहीं है, स्टॉकहोम सम्मेलन का ही एक परिवर्तित रूप है। कैसे? स्टॉकहोम सम्मेलन आता है आपका 1972 में, ये मत समझ लेना इसका, ठीक। 1972 में ये इसका लिखा हूं मैं, ठीक। और इसके 20 साल बाद 1992 में आप देख रहे हैं रियो या पृथ्वी एक ही नाम है, सम्मेलन आया। मतलब कौन सा पुराना है, रियो सम्मेलन पुराना है कि स्टॉकहोम? स्टॉकहोम हाँ, किस वर्ष में हुआ? 1972। उसके बाद 20 साल बाद कौन सा सम्मेलन आया? पृथ्वी सम्मेलन। किस सन में आया? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन में दो चीजें महत्वपूर्ण घटी। पहली चीज क्या हुई? थ्री सिस्टर प्लान आया। थ्री सिस्टर प्लान में पहली सिस्टर कौन सी थी? दूसरी सिस्टर? तीसरी? ठीक। क्यों नहीं कहा गया कि ब्रदर प्लान? सिस्टर क्या होती हैं? बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, ब्रदर नहीं होते हैं। मतलब बहन कहा जाता है ना, फला फला शहर सिस्टर सिटी है, मतलब बहनों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ संबंध होता है, शायद इसलिए कहा जाता है। और इसके बाद एक सम्मेलन और, मतलब एक घटना और घटी। इसमें आप देख रहे हैं एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 क्या कहता है? सतत विकास को प्रमोट करता है। और बात करें सतत विकास, अगर हम बात करें सतत विकास, तो आप सतत विकास का मतलब क्या जानते हैं? हमारी, अच्छा वेरी गुड, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो मतलब आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे, करेंगे? एक लोग, क्या ये सही कह रही हैं? आप भी उपभोग करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखेंगे, कि आप उपभोग नहीं करेंगे उसको बचा के रखेंगे? बिल्कुल सही, सतत विकास बिल्कुल सही, यही बात है। इसको डिफिनेशन आप किसी भी एग्जाम में देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है कि सतत विकास जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा हैंग करता है क्या? ये थोड़ा सा हैंग करता है क्या? जल्दी आता नहीं।
ठीक है, वीडियो आ रहा है ना? फिर चलिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या सतत विकास है, इसका यही है मानदंड कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ साथ क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकता की पूर्ति हो। ठीक है ना? तो इसमें यह नहीं कहा जाता है कि हम अपने उपभोग को छोड़ दें, ऐसा नहीं कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हम उपभोग करेंगे आगे आने वाली पीढ़ी, लेकिन हम ऐसा उपभोग करेंगे कि जो उचित हो। ऐसा नहीं है कि सारा रिसोर्स हम ही खत्म कर जाएं। हम सम्यक उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, लॉजिकल उपयोग करेंगे। विवेकपूर्ण का मतलब क्या है? जैसे आप रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करेंगे, मतलब एक तरह से आप कम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी में, मान लीजिए आप बाइक ही चला रहे हैं, तो ऐसी बाइक लीजिए ज्यादा से ज्यादा एवरेज दे, है ना, माइलेज उसका अच्छा रहे। अब ऐसा मत ले लीजिए कि 10 ही किलोमीटर चले और एक पेट्रोल भराए और यहाँ पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है, सब जगह लाइन लगी हुई है। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जानते हैं सतत विकास लक्ष्य लाया गया है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अभी 16वां 17वां को मिक्स करके टोटल 16 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस समय सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 16। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी लगे इन 16 सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी फर्स्ट, एसडीजी सेकेंड, एसडीजी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके 16 इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम आपको नोट करा रहे हैं, लिखिए इसी में नोट करके लिख लीजिए। पहले ये लिख लीजिए, सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें हम, कुछ कह रहे थे क्या? क्या हिल रहा था? अच्छा, कि हैंग कर रहा है। क्लियर हुआ? सतत विकास लक्ष्य ऐसा क्या उसमें होता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ अपनी भावी पीढ़ी की भी, जिसमें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ अपनी भावी पीढ़ी की भी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हैं। वर्ष 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की समाप्ति, वर्ष 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की समाप्ति के बाद 2015 से 30 की अवधि के लिए, कर लीजिएगा, कि अवधि के लिए सतत विकास लक्ष्य लाया गया, जो निम्नवत है। इसको आपको रट जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, और ये अच्छे से रट जाएंगे। पीसीएस में क्या करता है, एक एक साल में 2-2 क्वेश्चन लगातार पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे मान लीजिए एसडीजी फर्स्ट है, ये मान लीजिए किसी को गरीबी को दिखा रहा है, कोई भूखमरी को दिखा रहा है, कोई स्वच्छ ऊर्जा को दिखा रहा है, कोई शिक्षा को दिखा रहा है, तो कूट मिलान देके पूछ लेता है कि इसमें इसका कूट मिलान करिए। अब 2 क्वेश्चन लगातार रहते हैं, कई साल से आ रहा है, उसको आपको रटना है। और उसी के तहत जो
ये लट्टू था उसको हटा के एलईडी लाया गया है। जो उजाला योजना है वो स्वच्छ ऊर्जा के लिए उपली से हटा के गैस सिलेंडर दिया गया, इसी 17 लक्ष्य के लिए योजना आई है। पीएम कुसुम योजना जो टेबल चलता है उसमें अब सोलर लाइट चलेगा, उसी के लिए है। समझ रहे हैं? जो आपका आवास दिया जा रहा है या फिर जो भी चीजें की जा रही है, मृदा है उसका हेल्थ कार्ड जारी किया जा रहा है, सब इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं लिखा दे रहा हूं 17, आप खुद समझ जाएंगे। सरकार की सारी योजना इन्हीं 17 पे केंद्रित है और ये लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे तो आप भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अच्छा स्थान हो जाता है। ये आपका फिक्स है। लिखिए, सेंटेंस कहां खत्म हुआ? हाँ, जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए जो निम्नवत हैं। आप लोग इतना पढ़े हैं, किसी को कुछ चैप्टर में तो सिलेबस में डाल दिया है ग्रेजुएशन के। सतत विकास लक्ष्य में एसडीजी फर्स्ट क्या कहता है? किसी को पता है? शून्य गरीबी। शून्य गरीबी का मतलब क्या है? कि एक भी गरीब ना हो। अब गरीब का पहले मानदंड होता था कि अगर इतनी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही है या फिर और सुविधाएं कुछ होती थी कि जैसे इनको गरीब है, इनको कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही, इनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, ये सब मानदंड। अब क्या किया गया? बहुआयामी गरीबी कर दिया गया है कि अगर आप अपना शिक्षा भी नहीं ग्रहण किए हैं या बहुत मानदंड को मिला के, एक ही मानदंड केवल पेट ही नहीं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सबको अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला तो भी आप गरीब हैं। इसको बहुआयामी गरीबी कहते हैं। केवल पेट भरना के लिए, वो खाना के लिए गरीब नहीं कहे जाएंगे, पहले कहा जाता था। अब है बहुआयामी गरीबी और उसके अंतर्गत भारत की लगभग काफी ज्यादा आबादी को बहुआयामी गरीबी के बाहर किया गया है। गरीबों की संख्या में कमी आई है। तो सरकार कह रही है कि एसडीजी फर्स्ट हमें प्राप्त करना है और तब हमारा शून्य गरीबी का लक्ष्य पूरा होगा। सरकार कौन सी योजना लाएगी गरीबी दूर करने के लिए? रोजगार दिलाएगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, गरीबी दूर करने के लिए रोजगार मेला लगाता है। ठीक है, मनरेगा सबसे अच्छा उदाहरण है। महात्मा गांधी आपका ये जो है रूरल गारंटी स्कीम है, उसमें क्या है, आपको 100 दिन की रोजगार दिया जा रहा था। ठीक है ना, 120 है अभी। ठीक, उसमें यह था कि हर परिवार से एक अकुशल श्रमिक, मतलब स्किल्ड वर्कर ना हो, अनस्किल्ड रहे, उसको कुछ किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर उसको कानून है, मिलना चाहिए, मिलेगा। ठीक है ना, उससे क्या गरीबी दूर होगी। एसडीजी सेकंड में रखा गया शून्य भूखमरी। भूखमरी का मतलब है आपको भूखे पेट नहीं रहना है, भूख से कोई मरेगा नहीं। इसके लिए सरकार क्या की है? राशन दे रही है। और कोविड में कौन सा राशन दे रही है? PMGKAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसमें क्या था, ग्रामीण जो है उनको अनाज प्रदान करने की बात की गई थी। ठीक, इससे अब अवधि बढ़ाएगी कि नहीं? अब अवधि बढ़ा दी गई है। कोविड पीरियड में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भूखमरी न रहे, अनाज मिल जाए। और सरकार क्या काम करती है भूखमरी दूर करने के लिए? अभी फोर्टिफाइड राइस ला रही है, आप नाम नहीं सुने होंगे, मिल रहा है फोर्टिफाइड राइस, चावल। क्या जानते हैं? गुड। वो चावल नॉर्मल चावल नहीं है, उस चावल खाली उबाल के खा लेंगे। गरीब जो है उनको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब मिल जाएगा। हम लोग चावल, दाल, रोटी, सब्जी, घी, सलाद, अचार खाएंगे, सब खाएंगे। वो क्या करेंगे, अगर गरीब हैं केवल नमक माड़ भात खा लेंगे तो उनको मिलेगा। कारण क्या है, इस चावल में आर्टिफिशियल रूप से विटामिन और मिनरल्स मिक्स कर दिया जाता है और पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों को बांटा जाता है।
और वो कुछ इसके साथ खाएं ना खाएं, अगर उबाल के भी खा लेंगे तो उनको आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन की कमी नहीं रहेगी। अगर कमी आपको रहती है, खासकर महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की, सुस्ती रहती है, कमजोरी रहती है, या जिसके भी अंदर है ना, अमूमन रहता है महिलाओं में, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर कमी रहती तो पढ़ने में मन नहीं लगा, मन चंचल है, परेशान हो रहा है, तो अगर ये सब चीजों की कमी नहीं रहेगी तो कंसंट्रेट होकर स्टूडेंट पढ़ेगा। और बच्चों के लिए मिड डे मील लाया गया है, हालांकि उसका लक्ष्य था कि कैसे क्लास में संख्या को, नामांकन को बढ़ाएं, जिससे बच्चा बैठना तो सीखे। तो मेनू चार्ट लाया गया कि वो न्यूट्रिला भी खाए, वो हरी सब्जी भी खाए, वो हर चीज खाए, जिससे स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन है। पेट भूखा है, चूहे दौड़ रहे हैं, वो बैठ के पढ़ेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो शांति से पढ़ेगा, तब सीखेगा। तो इस तरीके से सरकार PMGKAY, फोर्टिफाइड राइस, ये सब सवाल आता है, ये सब योजना भूखमरी दूर करने के लिए लाई। और कोई योजना जिसमें आपको लग रहा है? नहीं, प्लास्टिक वाला कहके उसको मत करो, प्लास्टिक वाला नहीं, एक्चुअली उसको आर्टिफिशियल रूप में मिक्सअप करके देते हैं, जिससे क्या होता है, कल्याण होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लिखिए SDG 3। SDG 3 खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य। अब इसमें लिख लीजिए पहले, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य। इसका मतलब है आप खुश रहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये SDG का लक्ष्य आपके तीसरे में निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन आ जाता है, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य किस SDG को इंडिकेट करता है? तो आंसर क्या रहेगा? SDG 3। पूछ दिया SDG 3 के अंतर्गत कूट मिलान करिए, क्या आता है? तो आप क्या क्या मिलाएंगे? खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य, मतलब मेन ध्यान में रख लीजिए हेल्थ सेक्टर को। सरकार बजट में हेल्थ सेक्टर को दे रही है। अभी आप देखिए कोरोना में फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन लगाई गई, किसी को कोविड से, किसी को कोवैक्सीन और किसी को बूस्टर डोज। ठीक है, तो हालांकि बहुत बड़ी आबादी को बचाई है, हम लोग हंस भी ले रहे हैं। तो रिसर्च हुए थे, लेकिन उस समय कम समय में हुए थे और इतनी बड़ी आबादी को बचाना था, इसलिए कदम उठाना जरूरी था। कोविड देख रहे थे, अलग अलग वेरिएंट थे और अपने क्या कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था, वो बड़ी टफ कंडीशन थी। तो इसी तरीके से बेटा आप देख रहे हैं, अब जो हार्ट के पेशेंट होते हैं हम लोग के यहाँ, उसमें स्टेंट पड़ता है, या तो बाईपास सर्जरी या तो स्टेंट पड़ता है, जैसी कंडीशन रहती है। तो सरकार ने देखा भारत की आबादी मैक्सिमम हृदय रोग से पीड़ित हो गई है, शुगर से पीड़ित हो गई है। क्वेश्चन आता है शुगर की राजधानी किस देश को कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। यहाँ डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए। अब शुगर साइलेंट किलर होता है, धीरे धीरे मारता है, सारे अंग को खराब कर देता है, किडनी को, हार्ट को, सबको खराब कर देता है। और आदमी को लंबे समय बाद अगर इलाज नहीं करा रहा है तो दिक्कत, इलाज नहीं करा रहा है तो जल्दी दिक्कत आ जाती है। लंबे समय बाद अगर ढंग से इलाज करा रहा है तो चलता है ठीक ठाक से, बहुत, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो जब ये सरकार देखी कि ये सब चीजें हैं, अब तो बहुत ज्यादा ये सब केसेज आ रहे, सरकार स्टेंट जो होता है, छल्ला लगता है, उसका दाम कम कर दी। ठीक है ना, कि अगर हमारी आबादी ऐसे मरेगी तो बेकार हो जाएगी, ये तो रिसोर्स हमारे लिए संसाधन है, ये देश का नाम बढ़ाएगी। तो उसने क्या कर दिया है कि हार्ट डिजीज में स्टेंट के रेट कम कर दिया है। जो जेनरिक दवाइयां लाई हैं, ये सब क्वेश्चन आता है ना, जेनरिक दवाइयां जो होती है, जो डॉक्टर दवा लिखता है पर्चे पे, वो ब्रांड का लिख देता है, और क्या होता है, जो 10 रुपए की दवाई है हमें 200 रुपए 300 रुपए मिलती है। सरकार कही कि अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जेनरिक दवाइयां लिखना है, जो उसका कंपोजिशन है उसको लिखना है, किसी ब्रांड को नहीं लिखना है। तो आप फिर जाते हैं हॉस्पिटल, 500 की दवा 20 रुपए में लेके आते हैं। इस तरीके से ये आम पब्लिक के लिए कर दिया गया, नहीं तो ब्रांड के नाम पे आप बहुत पैसा देते थे। और भी सरकार, कैंसर की भी दवाइयां हैं, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, तमाम तरह के कैंसर होते हैं, इसका टीका वगैरह भी आ गया है। और इसको क्या कर दिया गया, कम रेट में प्रोवाइड किया गया है। ये सब जो होते हैं इसको सही समय पे जांच कराई जाती है, क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है उत्तम स्वास्थ्य की तरफ जो इधर ध्यान दो बेटा, जो योजनाएं आती हैं वो आपके सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या किसी एग्जाम में पूछा जाता है। भूखमरी दूर करने के लिए जितनी स्कीम आई वो एसडीजी सेकंड लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उससे क्वेश्चन आता है।
एसडीजी फर्स्ट में शून्य गरीबी जो है, गरीबी दूर करने के लिए आपको आवास दे रहा है, आपको बैंक में खाता खोल रहा है, आपको सरकार क्या दे रहा है, गरीबी दूर करने के लिए ये सब सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। घर से नल, हर घर नल से जल दे रहा है, तो ये सब सुविधा इसलिए दे रहा है कि आपकी गरीबी दूर हो। देखिए एसडीजी 4, एसडीजी 4 क्या आएगा एसडीजी 4 में, किसी को पता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक उदाहरण बता दीजिए योजना। ये जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहे हो, दिल्ली में 1.5 लाख 2 लाख दोगे, यहाँ पे मन हुआ आए मन हुआ नहीं आए, कोई रोक टोक नहीं है। एक क्लास किए, एक क्लास नहीं किए, कभी नानी क्या घूमने चले गए, कभी गेहूं भी काट लिए, कभी पिज्जा बर्गर की पार्टी कर लिए। तो ये शिक्षा जो मिल रही है, यही दिल्ली में आज से कुछ साल पहले आप जाते थे या और शहरों में जाते थे, 1.5-2 लाख पहले 1.5 लाख से फीस ही हुआ करती थी, रहने खाने का 1.5-2 लाख अलग, 3-4 लाख लेके जाते थे तब होता था। अब यहाँ पे 1 रुपए आपको फॉर्म का भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट, आते हो जाते हो, जैसे मन वैसा करते हो। तो ये जो खर्च कर रहा है, क्यों गवर्नमेंट खर्च कर रहा है? पागल है क्या? गवर्नमेंट पागल है? नहीं ना। इसलिए खर्च करता है कि तुम उसके राज्य के क्या हो, देश के नागरिक हो, उसके राज्य के निवासी हो, और तुम ही रिसोर्स हो, तुम ही उसका भविष्य हो। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सिविल सर्वेंट बनोगे, जो भी बनोगे, अपना इनकम करोगे, परिवार का, राज्य का, देश का आगे बढ़ाओगे, तो सब तुम्हारे कंधे पे। इसलिए यूनिवर्सिटी में जो फीस लगती है, फी लगती है, नाम मात्र की लगती है, 2-3 हजार रुपए लगती है पढ़ाई का। 2-3 हजार रुपए में कोई पढ़ाएगा प्रोफेसर? कोई कुछ करे तुम्हारा? तो इसलिए चार्ज बहुत कम लगता है क्योंकि सरकार तुम्हें रिसोर्स के रूप में देखती है, संसाधन के रूप में, कि अगर हम तुम्हें शिक्षा दे देंगे, तुम आगे प्रोफेसर बनोगे या रिसर्च स्कॉलर बनोगे, तो नई खोज करोगे, तो लोगों का जीवन क्या होगा, आसान होगा। ये खोज नवाचार का ही परिणाम है ना, तुम लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। इसी नवाचार का ही तो परिणाम है कि वीडियो क्लासेस भी चल रही है, आराम से आ जा रहे हो, लाइट है, इतनी किल्लत चल रही है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बन गई, संभाल ले जा रही है, सब नवाचार है। क्या पता तुम में से अगर एक भी कोई ऐसा कर दे तो बस्ती जिले का कायाकल्प हो जाए। तो कहने का मतलब है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अभ्युदय योजना भी डाल सकते हो। और भी जो स्कीम है, जैसे जो अल्पसंख्यक की हित में चल रही है, या कुछ ऐसे ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए, गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए कुछ ऐप दिए गए हैं, और भी जो कार्यक्रम होते हैं जिससे क्या हो, आपकी शिक्षा में सहूलियत प्राप्त, ये सब इसमें आ जाएंगे। लिखिए एसडीजी 5, एसडीजी 5 इसके अंतर्गत लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता में क्या है, पहले होता था, आप लोग तो अब लगभग मम्मी पापा समान व्यवहार कर रहे हैं, घर पे ही क्या होता था, लड़कियों को 1 समोसे दिए जाते थे, लड़कों को 3 समोसे दिए जाते थे। सच में पहले होता था। या भाई खा लेता था पूरा, बहन देखती रह जाती थी। भाई को दूध मिलता था, बहन देखती रह जाती थी, नहीं मिलता था, उसे तो दूसरे घर जाना है। तो घर से ही भेदभाव होता था, माता पिता करते थे। और बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ससुराल की बात ही छोड़ दीजिए। इतना भेदभाव था हरियाणा में कि वहां पे बच्चियों को जन्म गर्भ में नहीं लेने दिया जाता था। यदि गर्भ से बाहर आगे जन्म हो गया तो उनको पत्थर में पटक के मार दिया जाता था, या बांध के पत्थर में नदी में बहा दिया जाता था कि इन्हें हम करेंगे क्या, विदेशी आक्रांता आएंगे, युद्ध होगा। हरियाणा में होता था, मैदानी क्षेत्र था इसलिए होता था। तो वो क्या होगा, जो बची महिलाएं रहेंगी उनको पकड़ के ले जाएंगे, तो कष्ट होगा। और सेना में पुरुष ही हुआ करते थे, तो ये महिलाएं सेना भी नहीं संभाल सकती थी, और उसके बाद टेंशन का कारण, तो इसलिए वहां सेक्स रेशियो घटा। इसलिए वहां पे क्या है, लड़की को लोग जन्म देने से डरने लगे कि अभी मार देंगे तो सही रहेगा, बाद में जब ले जाएगा उठा के तो हमें तकलीफ होगी। और वहां पे इसलिए सेक्स रेशियो घट गया। उनको सेना में आदमी चाहिए थे, पुरुष चाहिए था, पुरुष बलिष्ठ होते थे, महिलाएं नहीं चाहिए थी। वहां का समाज आक्रामक होने लगा बहुत ज्यादा। जब देखा गया
शिशु लिंगानुपात मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उसमें सेक्स रेशियो का अध्ययन किया गया। वैसे देखते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखते हैं ना, किस राज्य में सबसे ज्यादा है? केरला में, ठीक है ना। जहां सेक्स रेशियो अच्छा रहता है, ज्यादा रहता है महिलाओं का, वहां समाज सभ्य होता है, क्योंकि महिलाएं सेंसिटिव होती हैं, चीजों को अच्छे से ले चलती हैं। और जहां पुरुष ही पुरुष रहते हैं वहां का समाज इतना सेंसिटिव नहीं होता। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना होगा, इसकी शुरुआत आपकी हरियाणा से की गई और हरियाणा में आज शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुआ है। यही शिशु जब 5 साल के बाद बड़ा होगा, फिर वयस्क होगा, तो स्त्री पुरुष लिंगानुपात में वृद्धि होगी। समझ पा रहे हैं ये क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है? और लैंगिक समानता में आपको कमीशन दिया जा रहा है, सेना में कुछ कुछ फॉर्म आप भरती हैं, फ्री रहता है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो परिसीमन होने के बाद क्या होगा? लागू होगा। और पीएम आपके इस संवाद में कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में आपको 33% आरक्षण मिलेगा। समाज में महिलाएं क्या होगी, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी आप तो 1/3 से ज्यादा ही हैं इन सबके विचारों की तुलना में, ये तो अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आप हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, पॉलिटी में, सर्विस में, एग्रीकल्चर में तो वैसे रहती ही है, लेकिन अब स्किल्ड वर्कर हो जाएंगी। ड्रोन दीदी के माध्यम से ड्रोन उड़ा रही है ना, महिलाओं को ही किया गया है कि महिलाओं को इनकम हो और एग्रीकल्चर से भी कमाएं। आप घर में भी काम करके 1 रुपया नहीं मिलता है, खेत में भी काम करने जाती, घर वाले 1 रुपया नहीं देते हैं। तो इस तरीके से आपकी सशक्तिकरण की बात की गई है। ठीक है, तो जो भी योजना है और जो आवास मिल रहा है, आवास योजना, उसमें कौन मुखिया रहता है, पुरुष या महिला? इशारा कर रहे हैं, यही सब मुखिया रहती है। तो ये क्या है, नारी सशक्तिकरण की दिशा प्रयास है। गैस पे भी है, रक्षाबंधन पे आपको 1 सिलेंडर फ्री मिल रहा है, राशन पे भी है। तो सारा SDG 5 को प्राप्त करने के लक्ष्य के तहत है। ऐसा नहीं हुआ था आपके दादा परदादा, दादी परदादी समय, ऐसा नहीं था। बहुत टफ लाइफ थी। आप लोग जितना कंफर्ट लाइफ जी रही हो ना, उतना उन लोग की लाइफ नहीं थी। उन लोग को विद्यालय में नहीं बैठने दिया जाता था। कभी कभी घर वाले क्या करते थे कि उसको अगर देख लिए बैठे तो उसके उठा के लेके चल देते थे, चलो यहाँ पे। हमारी एक बुआ थी, जब आती थी तो बेंच के नीचे छुप जाती थी, दादाजी इनको पकड़ के ले जाते थे। तो इस आप लोग इतनी फ्री हैं, आप लोग कैसे यूज करना है ये आप जानिए। एजुकेशन को आप घर से निकल रही है, कैसे पढ़ाई करना है कैसे नहीं, पहले विद्यालय तक आने लोग। ये मेन चीज ये समझिए कि SDG 5 लैंगिक समानता को दर्शाता है और इसके अंतर्गत जितनी भी कार्य हो रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, सारी योजना अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो उसी संबंधित लेख वगैरह आपको लेख में काम देगा, या कहीं बोलेंगे तो उसको काम देगा। और वैसे पीटी में तो क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे जितनी योजना, मैं इसलिए योजना बोल रहा हूं जानबूझ के कि आपको पता चले सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है, इसलिए बता रहा हूं। और आप लोग को लगता है कुछ बेनिफिट दिया जाता है सरकार की तरफ से? दिया जाता है तो बताइए, करिए भी नहीं। और पहले कुछ फॉर्म वगैरह आते थे, उसमें तो नहीं होता था, पैसा नहीं लगता था। और एग्जामिनेशन सेंटर भी तो आप लोग का होम डिस्ट्रिक्ट अलाउट किया जाता था। अभी भी कुछ कुछ एग्जाम में किया जाता है, कुछ में बाहर भेजा जाता है, मैक्सिमम किया जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट आप लोग का रहता है, ये फायदा नहीं है क्या? फायदा है। और JNU में तो यहां तक था कि अगर आप आरक्षण दिया जाता था तो महिला है तो मान के चला जाता कि आपको अपॉर्चुनिटी पुरुषों की तुलना में कम मिली है, कुछ नंबर बढ़ा के दिए जाते थे, ऐसा होता था। लिखिए SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। अब जरा सा फटाफट 1-2 योजना का नाम बता दो जो स्वच्छ जल से हो और स्वच्छता से हो। गुड। नमामि गंगे योजना, शाबाश। गंगा एक्शन प्लान, ये पहले आया था। गुड, शाबाश। बस 1 ही 2 बच्चे बच जाएंगे क्या? स्वच्छ भारत, गुड। स्वच्छ भारत मिशन। और क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता से
नमामि गंगे, तो उसमें कई कार्यक्रम है। गंगा नदी के संरक्षण और उसके सराउंडिंग की बात की गई है। स्वच्छ भारत मिशन, जो सफाई हो रही है, स्वच्छता के लिए और क्या कार्यक्रम है, कौन सी योजना है? जो सीवर वगैरह है उसका पानी नदियों में गिरने से रोका जा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी की स्थापना की जा रही है, जो नगरों के क्या है, गंदा पानी को क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। और साथ में जो गीला कचरा, सूखा कचरा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो भी तो स्वच्छता के अंतर्गत आ जाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और महात्मा गांधी जो सपना देखे थे स्वच्छता का, वो भी तो आएगा ना। अपनी पत्नी से भी क्या कराते थे, टॉयलेट साफ कराते, उनकी पत्नी गुस्सा हो गई कि अपने ये काम करते हमसे भी कराओगे। शुरुआत में हम लोग की बड़ी नोकझोंक होती थी, लड़ाई होती थी वास्तव में। फिर उम्र के काफी समय बाद वो जान पाई कि गांधी जी का दर्शन क्या है। कोई अपनी पत्नी से साफ करा सकता सार्वजनिक लैट्रिन, वो कराए थे साफ, लेकिन क्यों, उनका दर्शन अलग था। वो स्वच्छता को जानते थे और सभी को परिवार की तरह मानते थे। ठीक, उम्र के लास्ट पड़ाव में उनकी पत्नी उनके दर्शन को समझती है, फिर उनसे उनका विरोध नहीं रहता, शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा रहता है स्वच्छता। हाँ हाँ, शाबाश। हर घर शौचालय योजना आप लोग देखे थे, टॉयलेट मूवी देखा था, स्वरा भास्कर का, छोड़ के चली गई थी, फिर बना हुआ था। और अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, अक्षय कुमार, अब तो कहने का मतलब है बेटा, ये सब जो लाए गए ब्रांड एम्बेसडर होता था ना, तो ये सब स्वच्छता के लिए लाए गए, इसलिए लाए गए थे कि आप उनकी बात समझ में आएगा। जो शौचालय बना दिया गया, उसमें लोग स्टोर रूम बना के रखने लगे, कुछ जाते नहीं थे, तो अमिताभ बच्चन जबरदस्ती उसको ढके उसमें भेजते हैं, बाहर निकलता है तो कहते हैं कि हैंड वॉश से हाथ धो लो पहले। ये सब दिखाता था टीवी में ना। इसके पीछे क्या रहता था, यही सोच रहती थी कि स्वच्छता अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% हमारे इनकम का खर्च होगा। विदेशों में आप देखते हैं कई कई किलोमीटर शहर के बाहर ही वॉशरूम बना दिए जाते हैं। इस शहर में आके गंदगी ना करिए, इससे जो मक्खियां बैठती हैं, हैजा, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, और आदमी उसमें पैसा लगाता है। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब सब अवेयर हो गए हैं, पहले ये चीज नहीं था। विदेशी आते हैं, आज भी मास्क पहनते हैं, हम लोग बदबू करता रहेगा, नाक खोल के जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं इससे क्या होता है, स्वास्थ्य को, फेफड़े को, शरीर को हानि होती है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, खून में गंदगी जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह के कार्यक्रम इसमें आएंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा फटाफट, एसडीजी 7, एसडीजी 7, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। अब फटाक से इसको बता दें, सुन लो। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, जैसे इसमें योजना में क्या लाएंगे अब, जो आपका लट्टू जलता था, काफी ऊर्जा लेता था, एलईडी लेते आए। और अभी क्या हो गया है, पीएम कुसुम योजना, जो सोलर पंप चल रहा है। अब सोलर जो लग रहा है, पैनल लग रहा है हर घर, सूर्योदय योजना, वो चीज लाया गया है। तो इस तरीके से स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्या किया जा रहा है। अब ये जो पेट्रोल गैस की किल्लत चल रही है, आप देख रहे हैं बहुत से इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की जा रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की जा रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी लॉन्च की जा रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली वाराणसी में गंगा में जलयान भी पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च हो गया। तो ये क्या है, ये स्वच्छ ऊर्जा का ही रूप है। समझ रहे हैं, समझ में आया, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लिखो एसडीजी 8, एसडीजी 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। एसडीजी 9 असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। एसडीजी 9 में क्या लिखा बेटा, सॉरी एसडीजी 9 में लिखो उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। नवाचार का मतलब होता है कोई नया चीज आप पहल किए हैं, तो अब कुछ नया नवाचार में तो कर नहीं रहे, अब रील ही बना रहे हैं, रील कहीं बैठे हैं लोग बना दे रहे हैं। नवाचार में आप नया काम करिए जिससे समाज को क्या हो, लाभ हो। जब पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, तो नवाचार ही तो था। जब
प्लेन उड़ाने का विचार आया तो नवाचार ही तो था, कुछ ऐसा काम करना चाहिए। देखिए SDG 10 ये है बेटा असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी। SDG 11 संवहनीय शहर, संवहनीय शहर और समुदाय। बेटा संवहनी शहर जो है उसके लिए कौन सी योजना है, फटाफट बताओगे? स्मार्ट योजना है, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना में क्या है, आपको कहीं जाना नहीं है, मोबाइल से ही बिजली का बिल, गैस बुक कर लो, फोन का बिल, मकान का बिल, सब सरकार की सुविधा आपको इंटरनेट पे मिल जाए, वही स्मार्ट सिटी मिशन है। प्रसाद योजना, हेरिटेज योजना, जो विरासत स्थल है उसको कैसे बचा के रखें, ये सब शहर अच्छे से चले। अब बस्ती का डेवलपमेंट हो रहा है तो कूड़ा कचरा हट जाए, गंदगी हट जाए, हमें भीड़ का सामना न करना पड़े, ट्रैफिक सिस्टम अच्छा रहे, रोड, सीवर, बिजली अच्छी रहे, यही ना चाहोगे? तो ये सब क्या है बेटा, आपका संवहनीय शहर। लिखो SDG 12 संवहनी उपभोग और उत्पादन, संवहनी उपभोग और उत्पादन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अच्छी चीज खाएं, अच्छी चीज का उत्पादन करें। ऐसा नहीं है, आप देखते हैं दीपावली पे, होली पे मिठाई पे छापा पड़ता है, डंप कराए जाते हैं, फेंके जाते हैं, ये सब क्या है, विषैला पदार्थ है, खराब पदार्थ। दूध का उत्पादन उतना नहीं है, उससे ज्यादा आप खोआ छेना बना दे रहे हो। तो कोई चीज में मिलावट ना हो, तेल में मिलावट ना हो, दूध में ना हो, सब्जियों में ज्यादा रसायन न पड़े, इसलिए SDG 12 हो गया। लिखिए SDG 13 जलवायु कार्रवाई, SDG 13 जलवायु कार्रवाई। जलवायु कार्रवाई में देख रहे हैं इतनी जो UNFCCC, UNCBD, ये सब उसमें आ जाएगा। SDG 14 लिखिए SDG 14 जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों की सुरक्षा। 15 थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा। SDG 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और SDG 17 है लक्ष्य हेतु भागीदारी, लक्ष्य हेतु भागीदारी। बेटा आप लोग का क्लास एग्जाम होता है क्या? कैसे लेट हुआ है? सिलेंडर के लिए आप लोग का बेटा आज क्यों लेट की? अच्छा उसके साथ ही इसमें लेट हो गया, वो लेट से आती ही है ना? नहीं ठीक, हाँ दिक्कत हो रही है, गैस सिलेंडर की हो रही है। इसके पीछे कारण है हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज बंदरगाह जो है वो बंद हो गया है, पता है ना? ये जो गैस सिलेंडर की लाइन लग रही है और ये जो आपका पेट्रोल पंप पे बंद है, लाइन लग रही है, इसका कारण जान लो, पता है? आप लोग पढ़े हो, सुन लो। अरे पहले अब इतनी देर में आई, ये बताओ इसका कारण पता है? तुम लोग सिविल तैयारी कर रहे हो। एक बंदरगाह है जिसका नाम हॉर्मुज है, जिसपे ईरान अपना दावा करता है, अमेरिका कहता है सार्वजनिक है। समझ लो ऐसा ही रास्ता है कुछ बंदरगाह का जाने का, ठीक? उसमें क्या है, इन दोनों में युद्ध हो रहा है, तो दोनों कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है सबके लिए खोलो, ये कह रहा है नहीं मेरा दावा है, सबका तुम दावा मत कराओ। तो इसके नीचे ईरान क्या किया है, बारूद बिछा दिया है, ठीक? कि अगर हाँ कोई जबरदस्ती जहाज जाएगा तो बारूद कहाँ है पता नहीं, टकरा के उड़ जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार जब अपने जहाज को निकालना होता है, गैस सिलेंडर वाला, पेट्रोल वाला, तो उसको वहां इंफॉर्म करती है कि मेरे जहाज को पास कराओ, मेरे देश में दिक्कत आ रही है। तो वो बताता है जहां बारूद है उससे थोड़ा हट के धीरे धीरे निकलवाया जाता है। मित्रता के कारण जो भी आ जा रहा है, नहीं तो सप्लाई वास्तव में बाधित हो जाती। तो ये हॉर्मुज बंदरगाह बंद होने का समस्या है। जैसे कोविड में जब चाइना में लॉकडाउन लग गया था तो उद्योग हमारे बंद हो गए थे। ये नया दौर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा टफ है, लेकिन इसका ये फायदा होगा, सरकार अब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगी और बहुत तेजी से करेगी। और हाल ही में
इलेक्ट्रॉनिक बस भी शुरू की है। तो एक अच्छा प्रयास रहेगा, सरकार भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से ये जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, रिसोर्स एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी, उसको और तेजी से उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाएगी। अभी लगभग हमारी जरूरत का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होता है, जो कि कुछ वर्ष पहले 45% था। सरकार मुझे लग रहा है आगामी वर्ष में इसका परसेंटेज तेज से बढ़ाएगी, क्योंकि ये जो काम करती थोड़ा सा दृढ़ इच्छा शक्ति से करती है इंप्लीमेंट करने में। तो ये दौर टफ दौर देख रहा है कोई सरकार, तो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका वोट बैंक खराब हो। वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगी और जनता की ये जो समस्या है इस तरह की, उसको दूर करने के लिए उस पर फोकस करेगी। अभी हम 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। हाँ, लक्ष्य हेतु भागीदारी, लक्ष्य हेतु भागीदारी वो 16 में मर्ज कर दिया गया। बेटा आप लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, जो लेट में आए वो भी, जो बच्चे पढ़ रहे थे कोई बीच में न जाया करिए, बीच में अगर जाना हो तो बता के जाया करिए, ठीक। और जिनका छूट गया है वो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे इस दौरान 10-15 मिनट में, ठीक है ना। ना हो तो उसको फोटो ही ले लो, घर पे लिख लेना।